गुड मॉर्निंग। आज हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतक प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा पर विचार करेंगे। प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक चिंतक थे और उन्होंने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय, शिक्षा और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था को दी है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। आइए देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद क्या था। यद्यपि इसके पहले मैंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है, और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्लेटो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत करता है उसका आधार न्याय का सिद्धांत है। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें आवश्यक बताता है। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और द्वितीय, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग में सैनिक और शासक दोनों वर्ग आते हैं, तो अभिभावक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और शुद्धता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म होगा। किंतु प्लेटो को आशंका थी कि जिस शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से अभिभावक वर्ग में जो संस्कार तथा कर्तव्य पालन की भावना उत्पन्न किए गए हैं वह विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। प्लेटो यह जानता था कि मनुष्य की आत्मा को विकृत करने वाले दो मुख्य प्रलोभन होते हैं, कंचन तथा कामनी, अर्थात सोना और परिवार, स्त्री। इसलिए वह अपने आदर्श राज्य के शासकों को इन दोनों प्रलोभनों से दूर रखना चाहता था, ताकि वह पूर्ण निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अवरोध के राज्य की सेवा में लगे रहें। इस संबंध में प्रोफेसर हर्नशा लिखते हैं, संरक्षकों तथा सैनिकों के ना तो अपने अपने परिवार होंगे और ना कोई व्यक्तिगत संपत्ति, ताकि वह व्यक्तिगत हितों के विचलन से मुक्त रहकर अपनी समग्र क्षमता अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने में लगा सके। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग में के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला, संपत्ति विषयक साम्यवाद, और दूसरा, परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। आइए देख लेते हैं कि प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थीं। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी और लालची इंसान, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है तथा राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। इसलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अभिभावक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखना चाहता है। वह संपत्ति को अनैतिक बताते हुए कहता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अतः संपत्ति को शासन से अलग रखना ही श्रेयस्कर है। प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि पहली बात यह कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। ना तो उनके पास अपना कोई घर होगा और ना कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाही की तरह डेरों में रहना चाहिए, और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक न चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है, और ऐसा करने से ही
राज्य के वे रक्षक बन सकेंगे। प्लेटो की यह मान्यता थी कि जो शासक वर्ग हैं उनके पास उनके जीवन यापन के लिए ही संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पास अपना कोई न व्यक्तिगत घर होगा और न कोई ऐसी संपत्ति होगी जो सबके लिए खुला ना हो। वे सामान्य भोजनालयों में आम नागरिकों की तरह भोजन करेंगे और सिपाहियों की तरह डेरों में रहेंगे। साथ ही साथ ये ऐसे नागरिक होंगे जिन्हें सोना चांदी छूना तक मनाही होगी। इस आधार पर प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। नंबर 1, प्लेटो का साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। हम जानते हैं कि प्लेटो ने अपनी साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था में केवल अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के दायरे में रखता है, उत्पादक वर्ग को नहीं रखता है। और अभिभावक वर्ग में सैनिक और शासक वर्ग हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक है, आर्थिक समानता की स्थापना करना है, लेकिन प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है। अर्थात यह राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करने का सिद्धांत है। तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के अभिभावक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह त्याग कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। फोस्टर के शब्दों में प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण नहीं वरन त्याग करना चाहिए। प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन निम्न आधारों पर किया है। पहला मनोवैज्ञानिक आधार है। मनोवैज्ञानिक आधार पर उसने बताया है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक या सैनिक वर्ग के लिए अपने कर्तव्य पालन के लिए आर्थिक वृत्तियों का त्याग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें विवेक और शौर्य के स्थान पर इंद्रिय तृष्णा का तत्व प्रबल हो जाएगा। अतः अभिभावक वर्ग के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक है। दूसरा दार्शनिक आधार है। प्लेटो के साम्यवाद का दार्शनिक आधार कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, जिसका आशय यह है कि जिन्हें शासन करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है उन्हें ऐसी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन करने के मार्ग में या कार्य में बाधा डालते हैं। धन निश्चित रूप से एक ऐसा ही तत्व है, अतः अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखना चाहिए। तीसरा व्यवहारिक आधार है। प्लेटो व्यवहारिक आधार पर भी संपत्ति विषयक साम्यवाद को आवश्यक मानता है। उसका मानना था कि राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति एक ही हाथ में आ जाने से दोषपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का एकीकरण आदर्श राज्य के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है। चौथा राजनीतिक आधार है और इस संबंध में सैबाइन लिखते हैं, प्लेटो का साम्यवाद मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुआ था। बार्कर ने इस सिद्धांत का राजनीतिक आधार इस कारण से माना है कि यह सिद्धांत केवल मात्र शासक वर्ग के लोगों के लिए है, अतः इसका संबंध राज्य के उन लोगों से है जिनके हाथ में राजनीतिक जीवन की बागडोर है। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना भी की गई है और यह आलोचना प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु ने ही की है, जो इस प्रकार से हैं। पहला, अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। दूसरा, प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तीसरा, यह सिद्धांत मानव के मूल प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने तथा उनमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना समाप्त हो जाती है।
चौथा आलोचना यह की गई है कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है, जिसकी समस्त जनसंख्या आधे से अधिक होती है। इस प्रकार यह राज्य दो विषम समुदायों में बढ़ जाता है, जो दो देश की एकता बनाए रखने में असमर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ भावनाएं, मानवीय संभावना नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी कतिपय लेखक प्लेटो के संपत्ति संबंधी सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। सेबाइन ने प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद का पक्षपोषण करते हुए कहा है कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा, जहां तक कि सैनिकों और शासकों का संबंध है। गार्नर के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद सारे समाज के कल्याण के लिए है, यद्यपि यह सारे समाज के लिए नहीं है। एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने से यह सिद्धांत अभिभावक वर्ग को बचाता है।